हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 10 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको दो क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल ने अपना सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, जिसको गूगल प्लस के नाम से जाना जाता था, इसको किस नए नाम से लॉन्च किया है? रिसेंटली गूगल ने गूगल प्लस को वापस गूगल करंट के रूप में लॉन्च किया है। देखिए, गूगल प्लस लॉन्च किया गया था गूगल के द्वारा। काफ़ी समय हो गया इसको लॉन्च करने के लिए, फेसबुक को कॉम्पीट करने के लिए इसने लॉन्च किया था, लेकिन ये फेल हो गया। तो 2009 के अक्टूबर में गूगल प्लस को बंद कर दिया गया था। अब वापस से इसको गूगल करंट के रूप में लॉन्च कर दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, गूगल ने रिसेंटली गूगल करंट के रूप में अपना एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। खास बात यह है कि गूगल करंट अब बिजनेस और इंटरप्राइजेस पर फोकस करेगा, जैसे लिंक्डइन। बात करते हैं गूगल की, तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1998 में। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। और सीईओ कौन है इसके? तो सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है? तो अल्फाबेट इंक, सुंदर पिचाई उसके भी सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेक जायंट कंपनी ने इंडियन यूथ को स्किल प्रोवाइड करने के लिए एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है? तो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने एनएसडीसी के साथ पार्टनरशिप की है ताकि डिजिटल सेक्टर में इंडियन यूथ को यानी भारतीय युवाओं को स्किलिंग प्रोवाइड की जा सके। इसमें क्या होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट का ई लर्निंग रिसोर्स सेंटर है, नाम क्या है उसका? माइक्रोसॉफ्ट लर्न। उसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट का ई लर्निंग रिसोर्स सेंटर है, उसका नाम क्या है? ई स्किल इंडिया। इन दोनों को जो है कंबाइन कर दिया जाएगा ताकि इंडियन यूथ फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल स्किल को अपने इंप्रूव कर सकें। तो आप देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने इंडियन यूथ के स्किल को इंप्रूव करने के लिए एनएसडीसी के साथ पार्टनरशिप की है। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर माइक्रोसॉफ्ट का कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के कौन? सत्या नडेला जी। एनएसडीसी की बात करें तो ये एक सेक्शन 8 कंपनी है, यानी नॉन प्रॉफिट कंपनी है। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो मनीष कुमार। और जो इसके चेयरपर्सन है उनका नाम है एएम नायक जी। वर्तमान में ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स के अंतर्गत कार्य करती है। हालांकि ये पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जेएलएल यानी जॉन्स लैंग लासेल, इसके द्वारा जारी किए गए ग्रेटी यानी ग्लोबल रियल ई स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की इस बार 2020 में ग्रेटी इंडेक्स में रैंक है 34th। देखिए, 2020 में इंडिया की ग्रेटी इंडेक्स में रैंक है 34th, हालांकि 2018 में यानी 2 वर्ष पहले 35th थी। ये जो ग्रेटी इंडेक्स है यानी ग्लोबल रियल ई स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स हर 2 वर्ष में जारी किया जाता है। इस बार 2020 में इसका 11th एडिशन जारी किया गया है। ग्रेटी इंडेक्स को टॉप किसने किया है? तो यूके ने इसको टॉप किया है। सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री है? तो यूएसए सेकंड नंबर पे कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया थर्ड नंबर पे। इंडिया की रैंक क्या है? 34। और ग्रेटी को जारी कौन करता है? तो जॉन्स लैंग लसाले। देखिए, ये यूनाइटेड स्टेट के शिकागो में स्थित एक कंस्ट्रक्शन फर्म है जो प्रत्येक 2 वर्ष पे यानी बाई एनियल रूप से ग्रेटी इंडेक्स को जारी करती है। ये जो जेएलएल है यानी कि जॉन्स लैंग लसाले, इसके चेयरपर्सन कौन है? सॉरी, सीईओ कौन है? क्रिस्टियन अल्बरिक इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने रिसेंटली अपने डाटा और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए किस रेगुलेटिंग बॉडी के साथ एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है? तो रिसेंटली सीबीडीटी ने सेबी के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन और डाटा उसके पास टैक्स रिलेटेड होगा उस सबको जो है वो सेबी के साथ शेयर करेगी। तो आप याद रखिएगा, इसके अलावा इन दोनों ने मिलकर एक डाटा एक्सचेंज स्टीयरिंग ग्रुप भी बनाया है जो डाटा एक्सचेंज प्रोसेस को भी मॉनिटर करेगा। तो रिसेंटली सीबीडीटी और सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है डाटा एक्सचेंज करने के लिए। सीबीडीटी आप सभी लोग जानते होंगे। इसके इस समय जो चेयरपर्सन उनका नाम है पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। लेकिन एसईबीआई यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बहुत फेमस है। आप याद रखिएगा, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी सेबी की। बाद में 1992 में सेबी एक्ट पास हुआ था, उसके द्वारा इसको स्टैच्यूटरी पावर दी गई थी। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और वर्तमान में सेबी के चेयरपर्सन कौन है? तो अजय त्यागी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 पेशेंट्स का डाटा एनालाइज करने के लिए आईआईटी एलमनी काउंसिल ने किस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप की है? तो रिसेंटली आईआईटी एलमनी काउंसिल ने
CSIR IGIB के साथ पार्टनरशिप की है ताकि कोविड-19 पेशेंट्स का डाटा एनालाइज किया सके। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये गवर्नमेंट की एक टॉप रिसर्च बॉडी है जिसकी एक लैब है, नाम क्या है उसका, IGIB यानी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी। इसके साथ IIT एलमनी ने पार्टनरशिप की है ताकि जितने भी कोविड-19 पेशेंट हैं उन सबके डाटा का एनालाइजेशन किया जा सके, यानी एनालाइज किया जा सके उसको। IIT एलमनी ने एक मेगा लैब मुंबई भी स्थापित की है। मेगा लैब मुंबई कहाँ पे स्थापित की है? मुंबई में। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब है। आप देखिएगा, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब जिसका नाम है मेगा लैब मुंबई, वो भी IIT एलुमनी काउंसिल ने स्थापित की है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा। IIT एलुमनी काउंसिल की बात करें तो इंडिया के जो 23 IITs हैं उन सभी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स का ये एक कंबाइंड ग्रुप है, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली 3 डे लॉन्ग इंडियन ग्लोबल वीक कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई है। आपको बताना है इसके इनॉग्रेशन सेशन यानी उद्घाटन समारोह को कौन संबोधित करेगा। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इंडियन ग्लोबल वीक जो कि 3 दिनों तक चलेगा उसके उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। ये जो इंडिया ग्लोबल वीक है इसका थीम क्या है? थीम आप देख सकते हैं यहाँ पे, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, ये है इसका थीम, आप याद रखिएगा। देखिए जो 3 दिनों का इंडियन ग्लोबल वीक चलने वाला है कॉन्फ्रेंस, इसमें कोविड-19 और आगे आने वाले जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं उन पे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के द्वारा डिस्कशन किया जाएगा। टोटल 30 यानी 30 से भी अधिक कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव इसमें पार्ट लेंगे। आप याद रखिएगा, थीम मैंने बता दिया, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। ये 2 पिक मैंने जो लगा रखी है इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ये जो ग्लोबल वीक कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें पहली है ये मधु नटराजन, ये इंडियन क्लासिकल डांसर हैं, बेंगलुरु यानी कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। ये आपके इंडिया ग्लोबल वीक में परफॉर्मेंस देंगी। उसके अलावा ये जो पंडित रविशंकर प्रसाद हैं इनका 100वां जन्म दिवस निकल रहा है, तो इनको सम्मानित करने के लिए इनके 3 शिष्यों द्वारा यानी डिसाइपल द्वारा इनको सम्मानित करने के लिए एक फंक्शन का आयोजन भी किया जाएगा आपके इंडिया ग्लोबल वीक में। तो पंडित रविशंकर प्रसाद और मधु नटराज, इन दोनों का नाम जरूर आप याद रखिएगा। पंडित रविशंकर प्रसाद कहाँ से बिलोंग करते हैं? वाराणसी से। और खास बात क्या है, इनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USAID ने किस मिनिस्ट्री के साथ पार्टनरशिप की है क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट के लिए? तो रिसेंटली USAID ने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ पार्टनरशिप की है ताकि इंडिया में क्लीन एनर्जी को डेवलप किया जा सके। USAID मतलब यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये क्या करेगी? जो इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी को क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी ताकि इंडिया क्लीन एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ कर सके। तो आप याद रखिएगा, USAID ने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ पार्टनरशिप की है क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट के लिए। ये जो MNRE मिनिस्टर हैं वो कौन है? RK सिंह, आप इनका नाम याद रखिएगा। ये सत्य में जो रहते हैं, ये शब्द किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से ये शब्द लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल, आप यहाँ देख सकते हैं फुल फॉर्म। इसके चेयरपर्सन कौन है? तो वर्तमान में इसके चेयरपर्सन है जस्टिस बंसी लाल भट्ट यानी BL भट्ट। देखिए अप्रैल में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, सॉरी 15 मार्च 2020 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। इसकी जगह पे इनका अपॉइंटमेंट हुआ था तो पहले SJ मुखोपाध्याय ये रिटायर हो गए थे, जिसकी जगह पे बंसी लाल भट्ट NCLAT के चेयरपर्सन बने थे। एक्चुअली एक्टिंग चेयरपर्सन बने थे 3 महीने के लिए, लेकिन अब नया कोई मिला नहीं है तो इनका कार्यकाल यानी बंसी लाल भट्ट का कार्यकाल अगले 3 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो अब बंसी लाल भट्ट जी सितंबर 2020 तक NCLAT के चेयरपर्सन रहेंगे, आप याद रखिएगा। तो सितंबर 2020 तक बंसी लाल भट्ट जी। बात करते हैं NCLAT की यानी नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल। इसको कंपनी एक्ट 2013 के तहत जून 2016 में स्थापित किया गया था, यानी 2016 में स्थापित किया गया था। इसमें 11 से अधिक मेंबर नहीं रह सकते हैं। और जो NCLT है यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसमें जो भी डिसीजन होता है उसके खिलाफ आप NCLAT में अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने LIFCL यानी L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड को $50 मिलियन का लोन दिया है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। तो रिसेंटली AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड ने L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड को $50 मिलियन का लोन दिया है ताकि ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके। देखिए ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडिया की किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोई लोन दिया है। अब L&T जो फर्म है
वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में प्रोजेक्ट को फिनांस उपलब्ध करवाएगी। टोटल $100 मिलियन का लोन प्रोवाइड करना है, जिसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट $50 मिलियन एल को प्रोवाइड की जा चुकी है। बात करते हैं AIIB की, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। दिसंबर 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरपर्सन कौन है? तो जिन लिक्वान, वो चाइना से बिलोंग करते हैं। जिन लिक्वान इसके चेयरपर्सन है। टोटल मेंबर कितने हैं AIIB में? तो 102 टोटल मेंबर हैं। इसके वाइस प्रेसिडेंट का नाम आप जरूर याद रखिएगा, उनका नाम है DJ पांडियन, वो गुजरात से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन बर्ड्स विंग 88 वर्ष बाद इंडिया में देखी गई है, यानी 88 ईयर्स बाद। आपको बताना है कि किसकी रेयर स्पीसी है? तो गोल्डन बर्ड विंग एक बटरफ्लाई की रेयर स्पीसी है। इंडिया में पाई जाने वाली ये सबसे बड़ी बटरफ्लाई है। आप देखिएगा, इसके जो पंखों की चौड़ाई होती है लगभग 194 mm तक चली जाती है। रिसेंटली जो इसका फीमेल वर्जन है, यानी फीमेल गोल्डन बर्ड विंग, वो उत्तराखंड के दीदी हाट एरिया में पाई गई है। और जो मेल वर्जन है इसका गोल्डन बर्ड विंग का, वो शिलोंग यानी मेघालय की कैपिटल में जो वांगखर बटरफ्लाई म्यूजियम है वहां पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नतंज न्यूक्लियर फैसिलिटी किस कंट्री में स्थित है? तो नतंज न्यूक्लियर फैसिलिटी बहुत चर्चा में है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे आग लग गई। ये ईरान में स्थित है। आप देखिएगा, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि इजराइल ने जो है बॉम्बिंग की है और इजराइल ने इसको नष्ट कर दिया है। तो नतंज न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान में स्थित है, आप इतना याद रखिएगा। ईरान की बात करें तो कुछ दिन पहले ही ईरान ने इंडियन ओशन रीजन में अपना मिलिट्री बेस स्थापित करने की घोषणा की है। आप मैप में देख लीजिए, ये है ईरान। ईरान ने अपनी करेंसी का नाम क्या रखा है? नई करेंसी का नाम इन्होंने तोमान रखा है, जो पुरानी करेंसी से 10,000 गुना ज़्यादा वैल्यू रखती है। ईरान की कैपिटल आप तेहरान देख सकते हैं। इसके प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी जी। लेकिन इसके जो सुप्रीम लीडर हैं उनको जरूर याद रखिएगा। सुप्रीम लीडर कौन है? तो अली खामनेई जी इसके सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। ईरान के पास ये छोटा सा ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं कुवैत, इसने रिसेंटली एक एक्ट पास किया है, एक्सपैट कोटा बिल। क्या? एक्सपैट कोटा बिल। इस एक्ट की वजह से 8 लाख भारतीयों को कुवैत को छोड़ना पड़ेगा। आपको याद होगा एयरलिफ्ट मूवी, अक्षय कुमार ने 1.5 लाख भारतीयों को कुवैत से निकाला था। अब ये कुवैत वाले 8 लाख भारतीयों को खुद ही निकाल रहे हैं, परेशान हो गए लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करन 4 यानी CO0238, ये ICAR SBI द्वारा डेवलप की गई एक नई वैरायटी है। आपको बताना है किसकी वैरायटी है ये? तो करन 4, जिसको कि वंडर वैरायटी ऑफ शुगर केन के नाम से जाना जाता है। तो आप देखिएगा, करन 4 शुगर केन की वैरायटी है। इसको डेवलप किसने किया है? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक लैब है, करनाल हरियाणा में ये लैब है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा करन 4 वैरायटी को डेवलप किया गया है। तो आप देखिएगा, ICAR की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, तो इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। देखिए, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम क्या है? उनका नाम है त्रिलोचन मोहपात्रा। हालांकि इसके प्रेसिडेंट हमेशा एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहते हैं, यानी कौन? नरेंद्र सिंह तोमर इस समय ICAR के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्किड की रेयर स्पीसी इलोफिया ऑप्टुसा रिसेंटली दुधवा टाइगर रिजर्व में डिस्कवर की गई है। आपको बताना है दुधवा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में स्थित है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी में स्थित है। एकमात्र नेशनल पार्क है यूपी का दुधवा नेशनल पार्क, वहीं पर है दुधवा टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे काफी लंबे समय बाद ऑर्किड करके एक फ्लावर की किस्म आती है, यानी फूलों की एक प्रजाति है ऑर्किड, जिसकी इलोफिया ऑप्टुसा एक रेयर स्पीसी है जो दुधवा टाइगर रिजर्व में पाई गई है। इसमें दुधवा टाइगर रिजर्व में बहुत सारी रेयर स्पीसीज पाई जा रही हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था रेड कोरल कुकर, जो कि स्नेक की एक रेयर स्पीसी है, वो भी दुधवा नेशनल पार्क में पाई गई। क्या? रेड कोरल कुकर। उसके अलावा बात करते हैं दुधवा नेशनल पार्क की, तो ये यूपी में स्थित है। और यूपी इस समय क्यों चर्चा में है? विकास दुबे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूपी मिशन वृक्षारोपण के कारण चर्चा में है, क्योंकि एक ही दिन में मिशन वृक्षारोपण के अंतर्गत यूपी ने 25 करोड़ प्लांट लगा दिए हैं, यानी पौधे लगा दिए हैं। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये अपने आप में, एक दिन में 25 करोड़। उसके अलावा बुंदेलखंड रीजन है यूपी में, वहां पर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने हर घर जल कैंपेन लॉन्च किया है। आप देखिए, यूपी आप मैप में देख सकते हैं। सीएम कौन है इसके? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर है, जिनको एमपी के गवर्नर का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंड मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन बन गया है? तो रिसेंटली ओडिशा इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने लैंड मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज की है। ओडिशा गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, नाम क्या उस पोर्टल का? BLUIS, यानी भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। ये एक पोर्टल है,
इसके द्वारा क्या होगा, उड़ीसा गवर्नमेंट की जितनी भी लैंड इधर उधर पड़ी है, जिसपे अतिक्रमण किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, उन सबको छुड़ाया जाएगा और उनका बेहतर ढंग से मैनेजमेंट कराया जाएगा। तो उड़ीसा इंडिया का पहला स्टेट हो गया है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज किया है लैंड मैनेजमेंट के लिए, और इसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने BLUIS पोर्टल लॉन्च किया है। आप इतना देखिएगा, उड़ीसा इसमें बहुत चर्चा में है। आप पहले मैप में देख लीजिए, ये है उड़ीसा। कुछ रिसेंट न्यूज मैंने कवर की है वो बता देता हूँ। देखिए, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उड़ीसा, उनको लोन देने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने बलराम स्कीम लॉन्च की है। कौन सी स्कीम? बलराम स्कीम। उसके अलावा पूरी जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहां पे जगन्नाथ यात्रा के बाद एक और यात्रा मनाई गई है, उसका नाम है बहुधा यात्रा। तो आप बहुधा यात्रा भी उड़ीसा से रिलेटेड है, ये आप देखिएगा। और प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने सबुजा उड़ीसा स्कीम लॉन्च की थी। क्या? सबुजा उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम है। गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल। और चिल्का लेक एशिया की और इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, आप देखिएगा। उड़ीसा का भितरकनिका नेशनल पार्क, गाहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिमलीपाल नेशनल पार्क बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्स के लिए 2020 में परसिवरेंस रोवर मिशन कौन सी स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो परसिवरेंस रोवर मिशन मार्स के लिए 2020 में नासा लॉन्च करने जा रही है। नासा ने अनाउंस किया है कि जुलाई के लास्ट तक वो परसिवरेंस रोवर मिशन लॉन्च कर देगी। परसिवरेंस रोवर मिशन मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया जा रहा है। ये मंगल पर 1 वर्ष के लिए रहेगा। देखिए, मंगल का 1 वर्ष अर्थ के 687 डेज के बराबर होता है। तो ये जो परसिवरेंस रोवर मिशन है वो 687 डेज मार्स पे रहेगा, वहां चट्टानों और मिट्टी के नमूने इकट्ठा करेगा, बाद में फरवरी 2021 में वापस आ जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, परसिवरेंस रोवर मिशन नासा द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। नासा ने कुछ दिन पहले ही कोविड यानी कोरोना स्प्रेड को रोकने के लिए एक पेंडेंट यानी लॉकेट जो है डेवलप किया था। उस लॉकेट का नाम मैंने आपको पढ़ाया था, क्या था? पल्स लॉकेट। क्या? पल्स लॉकेट। ये नासा द्वारा डेवलप किया गया था कोविड-19 स्प्रेड को रोकने के लिए। नासा की बात करें तो 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिडेस्टाइन। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में BRO द्वारा डेवलप किए गए 6 ब्रिजेस को कितने इनॉग्रेट किया है? तो रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में बनाए गए 6 ब्रिजेस को यानी 6 पुलों को इनॉग्रेट किया है। इन 6 पुलों को BRO ने बनाया है। देखिए, किसी एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेंगे कितने पुल बनाए हैं और कौन से स्टेट में बनाए हैं, क्योंकि BRO बहुत सारे पुल बना रहा है और डिफरेंट स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक। आपसे अगर एग्जाम में पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि BRO का मोटो क्या है? तो श्रमेण सर्वम साध्यम इसका मोटो है। BRO की स्थापना कब हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने स्थापना की थी? जवाहरलाल नेहरू, हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने इनकी स्थापना की थी। और वर्तमान में BRO के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। क्या? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह इस समय BRO के डायरेक्टर जनरल है, आप देखिएगा। और BRO जो है किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है BRO। हालांकि जब स्थापना हुई थी तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के तहत कार्य करता था। BRO को आप बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट प्रोग्राम से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी कौन है? तो इंस्टाग्राम पे हाईएस्ट कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बन गए हैं ड्वेन जॉनसन। ये आप ड्वेन जॉनसन दे सकते हैं। ये दी रॉक के नाम से फेमस हैं। जिन्होंने WWE फाइट देखी होगी उनको पता होगा दी रॉक कौन है। ये है ड्वेन जॉनसन और इंस्टाग्राम पे हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी बन गए हैं, यानी इंस्टाग्राम पे अपनी एक पोस्ट से सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। सेकंड नंबर पे कौन है? तो कैली जेनर। वर्ल्ड में कैली जेनर हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे वो सेकंड नंबर में आ जाती हैं। फर्स्ट नंबर पे है ड्वेन जॉनसन। इंस्टाग्राम की बात करें तो अक्टूबर 2010 में डेवलप किया गया था। हालांकि अब ये फेसबुक के तहत काम करता है, यानी फेसबुक इसकी पेरेंट कंपनी है। और इंस्टाग्राम की एक न्यूज बहुत चर्चा में है, रील्स REELS। ये इंस्टाग्राम का एक नया फीचर है जो कि टिकटॉक के जैसा ही डेवलप किया गया है इंस्टाग्राम के द्वारा। तो इंस्टाग्राम ने रील्स नाम का एक फीचर डेवलप किया है टिकटॉक के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेमस बॉलीवुड एक्टर जगदीप का निधन हो गया। आपको बताना है किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करते थे। तो ये हैं जगदीप, ये MP के दतिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। तो MP से बिलोंग करते थे जगदीप जी। जिन्होंने 16 मूवी देखी होगी उनको सूरमा भोपाली का कैरेक्टर जरूर याद रहा होगा। तो जगदीप जी ने जो है वो सूरमा भोपाली का कैरेक्टर निभाया था। जगदीप जी का वास्तविक नाम मैं आपको बता दूं, आप नोट कर सकते हैं, सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। क्या? सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, यही जगदीप का वास्तविक नाम था। जावेद जाफरी के पिताजी हैं। और ये जो सेकंड फोटो है, सेकंड पिक, इनका नाम है अर्ल कैमरॉन। ये एक ब्रिटिश एक्टर थे, इनका भी निधन हो गया है। अर्ल कैमरॉन, इंसेप्शन मूवी में इन्होंने काम किया है अर्ल कैमरॉन ने, रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। ये प्रीवियस वीडियो की क्वेश्चन है।
और ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।